कुछ फिल्मों की कोई तुलना नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें रेटिंग दी जा सकती है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ऐसी ही एक एनिमे फिल्म है। 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो रोया ना हो। इस फिल्म की कहानी जीवन भर आपके दिमाग में रह सकती है और मेरी माने तो ये दुनिया की सबसे इमोशनल फिल्म है जिसने मुझे भी रुला दिया। इसीलिए पूरी वीडियो को बिना किसी डिस्टरबेंस के देखें। मैं वादा करता हूँ कि इस फिल्म को देखकर आपका समय बर्बाद नहीं होगा। फिल्म की शुरुआत में हम जापान का एक रेलवे स्टेशन देखते हैं। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो बिल्कुल मरने की हालत में है। वो बहुत बीमार है और उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। आसपास के इलाके के बहुत सारे यात्री वहां पैदल चल रहे थे, लेकिन शहर के मशीनों की तरह काम करते ये लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें किसी इंसान को मरते हुए देखने की भी फुर्सत नहीं है। और ये इस शहर की रोज की तस्वीर है। हम अपने आप में बहुत व्यस्त हैं। जैसे ही दिन ढलता है और रात होती है, स्टेशन के सफाई कर्मी उस लड़के के पास आते हैं। उस लड़के की तरह और भी बहुत सारे लड़के वहाँ थे। वो सभी लड़के अपनी मौत की घड़ियां गिन रहे थे, लेकिन रेलवे स्टाफ का रवैया उस स्टेशन की रोजमर्रा की जिंदगी जैसा लग रहा था। सफाई कर्मी लड़के की जेब चेक कर रहे थे। तभी उन्हें लड़के की जेब में एक टीन का डब्बा मिला। क्योंकि टीन का डब्बा किसी काम का नहीं था, इसलिए सफाई कर्मियों ने उसे बगल के बगीचे में फेंक दिया। तभी उस टीन के डब्बे का ढक्कन खुल गया और उसमें से बहुत सारे जुगनू निकले और अगले ही पल में वहाँ चारों तरफ रोशनी हो जाती है और उस रोशनी में से परी जैसे पैरों वाली एक लड़की निकलती है जिसका नाम सेत्सुको था। वहीं हम देखते हैं कि उस लड़के की अब तक मौत हो चुकी थी। उसका शरीर बहुत दूर पड़ा है। छोटी लड़की सेत्सुको उस लड़के के पास भागने ही वाली थी कि एक हाथ उसके कंधे को छूता है। जब सेत्सुको पलट कर देखती है तो वो हाथ उसके भाई का था जिसका नाम था सैता। सेत्सुको ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और एक अज्ञात मंजिल की ओर जाने वाली ट्रेन की तरफ चल पड़ी। असल में जो लड़का वहाँ स्टेशन पे मर गया था वो कोई और नहीं, सेत्सुको का भाई सैता था और ये उन दोनों भाई बहनों की आत्मा थी। घटना कई साल पहले की है। वो समय दूसरे वर्ल्ड वॉर का था जब अमेरिकियों ने जापान पर हमला किया था। आम लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उस समय सैता ने उसके घर की जरूरी चीजों को जमीन खोदकर अंदर दबा दिया ताकि युद्ध खत्म होने के बाद वो लोग उन चीजों का दोबारा इस्तेमाल कर सके। हम वहाँ सेत्सुको और उसकी माँ को भी देखते हैं। उनकी माँ कहती है, मैं शेल्टर में जाकर तुम्हारे लिए जगह बनाती हूँ, फिर तुम दोनों अपना काम खत्म करके शेल्टर की तरफ आ जाना। उनकी माँ शेल्टर के लिए निकल चुकी थी और सैता अपना काम खत्म किया और अपनी छोटी बहन सेत्सुको को अपनी पीठ पर बैठा लिया। जाने से पहले वो कुछ और जरूरी चीजें अपने साथ ले लेता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकियों ने जापान पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए थे। चारों तरफ गोलियों की आवाज है। छोटी बच्ची सेत्सुको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये युद्ध क्या है। वो जिंदा रहने के लिए अपने भाई को बहुत कसकर गले लगा लेती है और सैता अपनी एक लौती प्यारी सी छोटी बहन को बचाने के लिए घर से बाहर भागता है। लेकिन उस वक्त लोगों की चीख पुकार और गोलियों की जोरदार आवाज आ रही थी। वहाँ की हवा में लोगों के जलने की गंध थी। इतनी तबाही के बीच दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर उन्हें मेन रोड के किनारे एक सुरक्षित ठिकाना मिलता है। दोनों डरे और थके हुए भाई बहनों ने राहत की सांस ली और फिर आसमान से बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वहाँ लगी हुई आग बुझ जाती है। सैता अपनी छोटी बहन के साथ फिर से शेल्टर की तरफ भागने लगता है। काफी चलने के बाद आखिरकार वो दोनों शेल्टर पहुंच जाते हैं। भीड़ में से उन्हें जानने वाली एक आंटी उन्हें कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। बॉम्ब के गिरने की वजह से तुम्हारी माँ बुरी तरह घायल हो गई है। तुम जल्दी से जाकर अपनी माँ से मिलो। मैं तुम्हारी छोटी बहन सेत्सुको का ध्यान रखती हूँ। ये सुनकर सैता जल्दी से अपनी माँ को देखने के लिए शेल्टर के अंदर भागता है। शेल्टर के अंदर एक सेना अधिकारी सैता को एक अंगूठी देता है अपनी माँ की पहचान करने के लिए, क्योंकि तब तक उसकी माँ जलकर मर चुकी थी। माँ जो कुछ समय पहले जिंदा थी, वो अपनी माँ से आखिरी समय में बात भी नहीं कर पाया। अपनी माँ के बेजान शरीर को देखकर वो खुद को नहीं समझा पाता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बाहर आ जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाहर आकर जब वो अपनी छोटी बहन का चेहरा देखता है तो उसके आंसू भी सूख जाते हैं, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची का
दुनिया में उसके अलावा अब कोई नहीं बचा था। सैता अपनी माँ की अंगूठी, जो कि उनकी माँ की आखिरी निशानी थी, उसे अपनी छोटी बहन के बैग में डाल देता है। लेकिन बच्ची सेत्सुको अपने भाई से बार बार यही कहती है कि उसे माँ के पास जाना है। लेकिन छोटी सी बच्ची को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ अब उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी। फिर सैता अपनी बहन को झूठा आश्वासन देने लगा कि माँ अभी थोड़ी बीमार है, जब माँ ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें माँ के पास ले चलूंगा। लेकिन बच्ची के दिल पे क्या बीत रही थी। सेत्सुको कल तक 24 घंटे अपनी माँ की गोद में रहती थी और आज उसने अपनी माँ को इतनी देर से देखा तक नहीं है। तभी बच्ची अपनी माँ के लिए रोने लगती है। फिर सैता अपनी बहन को चुप कराने के लिए अलग अलग तरह की कोशिश करता है, उसे खेल खेलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सैता की माँ का बाकी मरे हुए लोगों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर ट्रेन में एक जानने वाले ने सैता से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछा। तब सैता ने कहा, मैंने अपनी बहन को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया है और अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो अपने रिश्तेदार के घर पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा होता है जिसे वो बगल के बगीचे में छुपा देता है। फिर जब सैता ने दरवाजा खोला और घर के अंदर आया तो उसकी छोटी बहन दूर से ही माँ माँ पुकारती हुई भाग कर वहाँ आई, क्योंकि उस बेचारी बच्ची को लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है। लेकिन असल में ये उसका भाई था। और जब वो आंटी सैता से उनकी माँ के बारे में पूछती है तो वो अपनी आंटी से भी कहता है कि मेरी माँ अभी भी बीमार है, ठीक होने के बाद वापस आ जाएगी। फिर जब थोड़ी रात हुई तो वो उस लकड़ी के बक्से को अंदर ले आया। दरअसल उस लकड़ी के बक्से में आखिरी कुछ चॉकलेट थी जो उसने अपनी छोटी बहन के लिए बचा रखी थी। अगली सुबह सैता अपने घर आता है जो अब लगभग जल के राख हो चुका है। सैता ने जमीन के नीचे छुपी हुई चीजों को बाहर निकाला और वो उन्हें अपनी आंटी के पास ले आया। खाना देखकर उसकी आंटी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस समय उस खाने की कीमत 6 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन उनकी आंटी को पता चल गया था कि उनकी माँ मर चुकी है। फिर रात को सैता अपनी छोटी बहन के साथ बाहर निकलता है और वो दोनों जुगनू के साथ खेलने लगते हैं। सैता अपनी छोटी बहन को अपनी जेब में रखी चॉकलेट देता है। जैसे ही सेत्सुको वो चॉकलेट खाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतनी परेशानी के बीच भी छोटी बच्ची की खुशी देखकर मुझे अच्छा लगा। और इस तरह काफी दिन बीत गए। धीरे धीरे दोनों अनाथ बच्चे उनकी आंटी के लिए बोझ बनते जा रहे थे। उनकी आंटी उनसे पूछती है, क्या तुम्हें अपने पिता का पता चला? फिर सैता उन्हें बताता है कि मैंने पिताजी को बहुत सारे लेटर लिखे हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर आंटी कहती है, सैता तुम अपनी छोटी बहन को लेकर शेल्टर में चले जाओ और वहीं रहो। ये सुनकर सैता अपनी आंटी को बताता है कि आंटी, सेत्सुको को शेल्टर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर उनकी आंटी धीरे धीरे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी और उनका खाना भी कम कर दिया। लेकिन दोनों बेचारे अनाथ बच्चे इतने बुरे बर्ताव, अपमान और कम खाने के बावजूद भी वहीं रुके रहे, क्योंकि केवल वही दोनों इस बात को अच्छे से समझते थे कि जिनके पास माँ नहीं होती उनके लिए ये दुनिया कितनी कठोर हो जाती है। फिर कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सैता की आंटी उनकी माँ के पुराने कपड़े लेने के लिए उनके पास आई, क्योंकि वो उन्हें चावल खरीदने के लिए बेचना चाहती थी। हालांकि सैता अपनी माँ के बचे हुए कपड़ों को अपनी आंटी को देने के लिए मान जाता है, लेकिन सेत्सुको अपनी माँ की आखिरी खुशबू वाले कपड़ों को अपनी आंटी को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो जोर जोर से रोने लगती है। वो अपनी माँ के कपड़ों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस बेचारी छोटी बच्ची की कोई कोशिश काम नहीं आती और उसकी आंटी कपड़ों को बेचकर थोड़े से चावल खरीद लेती है। लेकिन वो चावल उन अनाथ बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं थे। अधिकतर चावल वो आंटी खुद खाती थी और उन दोनों बच्चों को थोड़ा सा चावल देती थी। जब सैता ने अपनी आंटी से अपनी छोटी बहन के लिए थोड़े चावल और मांगे तो उसकी आंटी उसको बहुत भला बुरा बोलने लगी। वो सैता से कहती है, तुम अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चले जाते? तुम खुद इतने बड़े हो, कहीं बाहर जाकर काम क्यों नहीं करते? बेचारे दोनों बच्चे अपनी माँ के आखिरी बचे हुए कपड़े भी बेच दिए और उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं मिला। इसीलिए सैता अपनी छोटी बहन के साथ पास के ही एक बैंक में जाता है। इस बैंक में उनकी माँ ने उनके लिए 7,000 रुपए जमा किए थे और ये 7,000 रुपए उस समय बहुत ज्यादा होते थे। वो दोनों बैंक में पैसे लेने गए थे, जिन पैसों को लेकर वो एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से एक स्टोव खरीदते हैं। उसके साथ साथ बाजार से वो घर के लिए कुछ और भी चीजें खरीदते हैं। फिर अपने घर वापस आकर दोनों भाई बहन अपने लिए खाना बनाते हैं और कई दिनों बाद दोनों बच्चों का खाना खाकर ठीक से पेट भरा। लेकिन ये सब देखकर भी उनकी आंटी की आंखों को शांति नहीं मिलती। रात में सेत्सुको अपनी माँ के लिए रोती है
तभी उसकी आंटी आती है और कहती है कि तुम अपनी बहन का रोना बंद करो या फिर घर से बाहर निकल जाओ। बेचारा सेता बहुत असहाय महसूस करता है और अपनी छोटी बहन के साथ घर से बाहर निकल जाता है। वो अपनी बहन को गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सायरन बजने लगता है, यानी अमेरिकियों ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया था। सेता अपनी जान बचाने के लिए अपनी छोटी बहन के साथ फिर से भागने लगता है। दोनों भाई बहन बहुत देर तक भागने के बाद थक जाते हैं और एक पुल के नीचे छुप जाते हैं। उस जगह को देखकर सेता अपनी छोटी बहन सेत्सुको को कहता है कि हम दोनों भाई बहन यहीं अपना घर क्यों नहीं बनाते, तो फिर तुम्हें भी उस आंटी की बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोनों भाई बहन मलबे से अपनी जरूरत की चीजें जैसे लकड़ी, भूसा और बाकी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं और वो अपनी आंटी के घर से अपना सारा सामान लेकर उस पुल के नीचे आ जाते हैं। खाने के लिए बाजार से वो लोग कुछ सब्जियां भी खरीदते हैं और उस सुनसान पुल के नीचे बिना माँ के दो बच्चे एक शांतिपूर्ण घर बनाते हैं। बहुत दिन बीत जाने के बाद दोनों भाई बहन दोपहर के समय अपने लिए सब्जी खिचड़ी बनाते हैं और भरपेट खाना खाकर दोनों भाई बहन शांतिपूर्वक सो जाते हैं। फिर रात के समय जब अंधेरा हो जाता है तो सेत्सुको को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए सेता बाहर जाकर वहाँ से बहुत सारे जुगनू लेकर आता है। जुगनुओं की वजह से उनके बनाए छोटे से घर में पूरी तरह रोशनी हो जाती है और दोनों भाई बहन लंबे समय के बाद चैन की नींद सो पाते हैं। अगली सुबह जब सेता उठता है तो वो देखता है कि सेत्सुको वहाँ नहीं है, तो वो जल्दी से उठकर बाहर जाकर सेत्सुको को देखता है जो वहाँ पर कब्र खोदकर पिछली रात को मरे हुए जुगनुओं को उसमें दफना रही होती है। फिर सेत्सुको अपने भाई को देखती है और उससे कहती है कि भाई, हमारी माँ भी तो ऐसी ही किसी एक कब्र में लेटी हुई है ना। मुझे सब पता है, आंटी ने मुझे सब बता दिया था कि हमारी माँ अब जीवित नहीं रही। ये सुनकर सेता को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी छोटी बहन के सामने फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी प्यारी सी छोटी बहन को पता चल गया था कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी छोटी सी बहन से कहता है, तुम रो मत सेत्सुको, जब युद्ध रुक जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी माँ की कब्र पर ले जाऊंगा। हम माँ की कब्र के बगल में ही एक घर बनाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। फिल्म का ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। दोनों छोटे बच्चे अपने आप को कैसे संभाल रहे थे। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। उन्होंने जो पैसे बचाए थे वो भी खत्म हो गए। दोनों भाई बहन के पास अब खाने के नाम पर कुछ नहीं बचा था। पहनने के लिए कपड़े भी खत्म हो चुके थे। दोनों भाई बहन मदद मांगने के लिए पास के ही एक किसान के पास जाते हैं, जिससे वो अभी तक खाने के लिए सामान खरीदते थे, लेकिन उस किसान ने उनकी कोई मदद नहीं की। तभी अचानक अमेरिकियों ने दोबारा हमला कर दिया। ये देखकर दोनों भाई बहन टमाटर के खेत में छुप गए। खेत में टमाटर देखकर वो तुरंत 2-3 टमाटर खा लेते हैं और बाद में खाने के लिए भी थोड़े से टमाटर चुरा लेते हैं। फिर वो अपने छोटे से घर में लौट आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सेत्सुको को गंदे वातावरण में रहकर और गंदा पानी पीकर कई तरह की बीमारियां हो गई है। सेत्सुको की कमर में बहुत सारे दाने हो गए थे, सर में जुएं हो गई थी और गंदा पानी पीने की वजह से उसे डायरिया भी हो गया था। ये सब देखकर सेता को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। सेता रात को अपनी बहन के लिए खेत में गन्ना चुराने के लिए निकलता है। वो एक गन्ना चुरा भी लेता है, लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत बुरी चल रही थी। वो गन्ना चुराते हुए पकड़ा जाता है। खेत का मालिक बिना कुछ सोचे समझे सेता को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। सेता बार बार खेत के मालिक से माफी मांगता है, लेकिन उसकी माफी अब काम नहीं करती। वो निर्दयी आदमी उसे पीटते हुए पुल के नीचे उनके घर के पास ले आता है। सेता को उसकी छोटी बहन सेत्सुको के सामने बेरहमी से मारने लगता है। सेता बेचारा उस आदमी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे दोबारा मत मारो, मैंने ये अपनी छोटी बहन के लिए किया। मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा बीमार है और उसे बहुत भूख लगी है। मैंने उसे कुछ खाना देने के लिए ऐसा किया। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन ये सब सुनकर भी उस निर्दयी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सेता को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाला एक अच्छा इंसान होता है और वो सेता की हालत देखकर उसे छोड़ देता है। जब सेता पुलिस स्टेशन से निकलकर वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन काफी दूर तक उसका पीछा कर रही थी। सेता ने अपनी बीमार बहन का चेहरा देखा और रोने लगा। सेता ने सेत्सुको को अपने कंधों पर उठाया और अपने छोटे से घर में लौट आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी सायरन बजने पर अमेरिकी हवाई हमला करते थे तो जिस एरिया में हवाई हमला होता था उस एरिया के लोग अपने घरों से निकलकर शेल्टर में छुप जाते थे।
इसी समय का फायदा उठाकर सैता अपनी जान जोखिम में डालने लगा और सबके घरों में जाकर वहाँ से कुछ खाना और कपड़े लेकर आने लगा ताकि वो अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए खाना खिला सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन सेत्सुको धीरे धीरे और ज्यादा बीमार होने लगी। इसीलिए सैता उसे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर सेत्सुको की दयनीय हालत देखकर उसके भाई से कहते हैं कि तुम्हारी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो गंभीर कुपोषण से भी पीड़ित है और उसे डायरिया भी है। फिर सैता डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आप मेरी बहन के लिए कोई दवा लिख दो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पौष्टिक खाना ही तुम्हारी बहन की जान बचा सकता है। ये सुनकर सैता बहुत परेशान हो जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे आप ही बताइए कि मैं अपनी बहन के लिए पौष्टिक भोजन कहाँ से लाऊं। सैता अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है। दोनों भाई बहन सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक स्नोबिल से कुछ टूटी हुई बर्फ पड़ी हुई दिखाई देती है। सैता उस बर्फ के कुछ टुकड़े उठाकर अपनी बहन के मुंह में रखता है और पूछता है कि सेत्सुको तुम और क्या खाओगी, तुम बस मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं सारा खाना लेकर आऊंगा। सेत्सुको बहुत कमजोर आवाज में कहती है कि भाई मुझे चावल खाने हैं, थोड़े से नूडल्स और एक आइसक्रीम भी। सैता अपनी छोटी सी बहन को कसकर गले लगाता है और कहता है बहन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाऊंगा, तुम बस ठीक हो जाओ। फिर सैता अपनी बहन को पुल के नीचे बने उनके छोटे से घर में छोड़कर फिर से किनारे पर चला जाता है, क्योंकि उनके बैंक में अभी भी 3000 रुपए बाकी थे। वो उन पैसों को लेकर आता है, लेकिन इसी बीच खबर सुनने में आती है कि जापान अमेरिका से हार गया। उनके पिता इस युद्ध में नेवी ऑफिसर थे और उसे पता चलता है कि नेवी के जहाजों में सभी लोग मर चुके हैं। ये खबर सुनकर उन दोनों बच्चों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सैता भागते हुए बैंक से बाहर आता है और अपने पिता की तस्वीर देखकर रोने लगता है, लेकिन फिर उसने रोना बंद किया और अपने घर वापस जाने लगा। उसने आज अपनी छोटी बहन के लिए तरबूज और चिकन नूडल्स खरीदे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सैता को नहीं पता था कि वो अपनी बहन की जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहा है। सैता ने तरबूज का एक टुकड़ा काटकर अपनी प्यारी बहन को खिलाया। उसकी छोटी बहन ने बहुत धीमी आवाज में कहा भाई तरबूज तो बहुत मीठा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आखिरी बात थी जो सेत्सुको ने अपने भाई से कही थी। सैता को अभी भी ये समझ नहीं आया था और वो बाहर जाकर अपनी बहन का मनपसंद खाना बनाने लगता है। चावल पक जाते हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन उस चावल को खाने के लिए कभी नहीं उठती। जब सैता को इस बात का एहसास होता है तो वो पूरी रात अपनी छोटी बहन के शव के पास लेटा रहता है और अपनी छोटी बहन के मासूम चेहरे की तरफ देखता रहता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही सैता अपनी छोटी बहन के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के किसान से कुछ घरेलू बक्से खरीदे। उसके बाद उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी छोटी बहन सेत्सुको की यादें घूम रही थी। कभी कभी सेत्सुको झूले पर झूल रही होती है तो कभी कभी सेना की पोशाक पहनने की कोशिश कर रही होती है। वो घर को साफ सुथरा रखती है। छोटी सेत्सुको अपनी माँ की तरह सिलाई भी कर सकती थी। वो आज इस दुनिया में नहीं है और अब उसको कभी भी कोई भी भाई नहीं कहेगा। वो अपनी छोटी बहन का अंतिम संस्कार करने के लिए पहाड़ पर ले जाता है। फिर वो सेत्सुको की बॉडी को लकड़ी के बक्से में रख देता है और उसकी छोटी बहन के कुछ मनपसंद खिलौने भी उसी बक्से में रख देता है। और आखिरी बार उसने अपनी प्यारी बहन का चेहरा देखा, जिसे वो अब फिर कभी नहीं देख पाएगा। आखिरी में दुनिया के सारे मोहमाया त्याग कर सैता अपनी बहन के बक्से में आग लगा देता है और बेचारी छोटी बच्ची इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। फिर वो अपनी बहन की अस्थियों को एक टीन के डब्बे में भर लेता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर आगे जाकर सैता के साथ क्या हुआ हमने फिल्म की शुरुआत में देख लिया था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। और मैं इस फिल्म के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपको इस तरह की फिल्म एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें।